नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हमारे यहाँ कहा जाता है कि बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधि ले। तो ये साल जा रहा है, पर जाता हुआ साल बहुत कुछ कह रहा है। दरअसल हम अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में जो सकारात्मक खबरें होती वो खबरें नहीं होती। दरअसल मीडिया में एक तरह का ये मिथक फैला हुआ है कि जो नकारात्मक है वो खबर है। इसीलिए जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा बवाल होता है या कुछ ऐसी नकारात्मकता होती है वो प्रमुखता से आती है। सकारात्मकता को लोग खबर की तरह नहीं देखते। वो समझते हैं कि ये एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, वो समझते हैं कि टीचर का काम पढ़ाना है। एक डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है और मौत के मुंह से निकाल रहा है तो सोचते हैं डॉक्टर की जिम्मेदारी है। इसी तरह जो लोग भी, एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहा है तो वो खबर नहीं है। पर हाँ, यदि किसान भूख से मर जाता है या आत्महत्या कर लेता है तो खबर है। तो दरअसल हमारे यहाँ खबर जो है उसमें बहुत सारी नकारात्मकता है। पर अब समाज में ये बात भी आने लगी है कि क्या हम सारे समय नकारात्मकता देखेंगे। तो अभी मीडिया में कुछ जगह ये स्वर बदल रहा है और लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सकारात्मकता होनी चाहिए। पर मैं आज आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम अब इतिहास से सबक नहीं लेते और हम जो लम्हा जा रहा है, जो साल जा रहा है, उससे अगर हम उसके बारे में खोज खबर नहीं लेंगे और हम इतिहास बोध से अनभिज्ञ रहेंगे तो हो सकता है कि हम बार बार वो सब करें। तो आज मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको 2022 की जो घड़ियाँ समाप्त हो रही है और जो लोग नए साल का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उसमें क्या कुछ घटा भारत के सियासी परिदृश्य में, उसकी बात आपसे करना चाहता हूँ। एक घटनाक्रम जिसका प्रभाव हमको 2023 में भी दिखाई देगा। तो 2022 की राजनीति के लिहाज से काफ़ी अहम रहा। इसके साथ ही 2022 का साल विवादों के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि इस साल ऐसे कई विवाद हुए जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। साल की शुरुआत में हिजाब को लेकर कर्नाटक में हंगामा हुआ तो नुपुर शर्मा के बयान पर देश के साथ साथ दुनिया में विरोध हुआ। थोड़ी बात हिजाब की जाए। हम देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर इस समय पूरी दुनिया में सबसे चर्चित खबर यदि कोई आई है तो वो जो लड़कियां हिजाब का विरोध कर रही हैं, जो बाल काट रही हैं, उसे दुनिया की सबसे बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर माना गया। और इधर हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटक में लड़कियां हिजाब पहन के जाना चाहती। एक तरफ लड़कियां हिजाब का विरोध कर रही हैं, एक तरफ लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं। अब इसको समझना पड़ेगा। दरअसल लड़कियां अपने लिए दुनिया चुन रही हैं और वो कह रही हैं कि हमको जैसा जीना है आप हमको वैसा जीने दो, हमको जैसा पहनना है वैसा पहनने दो। तो दरअसल मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है अलग अलग दिखती है पर है कहीं ना कहीं स्त्री की आज़ादी से जुड़ी हुई। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ कि नुपुर शर्मा के बयान पर देश के साथ साथ जो दुनिया में हल्ला मचा, वहीं वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला जिले की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर उबाल उठा तो भारत और चीन के बीच सीमा पर एक बार फिर विवाद हुआ। वहीं गुजरात के मोरबी में हुए केबल ब्रिज के हादसे ने सैकड़ों परिवारों को गमगीन कर दिया। पर गुजरात के चुनाव में लोगों को लगा था कि इसका परिणाम दिखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों की स्मृतियां भी क्षीण है और लोगों ने वहां से उसी पार्टी को जिताया जिसको इस बात के लिए, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसको इस बात के लिए दोषी माना जा रहा था कि जो लापरवाही बरती गई उस पर सत्तारूढ़ लोग का ही उस पर वरदस्त था। देश भर में लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाकर घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया, लेकिन इस अभियान में लोगों को ने खूब हंगामा किया। तो ये कर्नाटक में, जैसे मैंने कहा कि हिजाब का विवाद जो है वो रहा और कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों को परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने से रोका गया। इसके विरोध में कुछ लड़कियां धरने पे बैठ गईं। मामला बढ़ा तो कई हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। कई जगहों पर विवाद भड़कता नजर आया। हिंदू संगठन ने हिंदू छात्र छात्राओं को भगवा रंग के गमछे पहनाकर स्कूल जाने के लिए कहा। मामला हाई कोर्ट में गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन लगाया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिजाब पर बैन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय बढ़ गई, जिसके बाद मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद की आंच अब देश के कोने कोने में फैल रही है। अब यहाँ बात यह महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जिसको अपने हिसाब से रहने की आज़ादी है, अगर
वो अपने हिसाब से रहना चाहता है, अपने हिसाब से जीना चाहता है, जो कि हमारा संविधान कहता है। एक लड़की अपने हिसाब से रहना चाहती है, तो और एक लड़की सऊदी अरब की है, एक लड़की हिंदुस्तान की है, एक लड़की हिजाब को फेंक रही है, एक लड़की हिजाब को अपनाना चाहती है। अब सवाल यहाँ स्त्री की स्वतंत्रता का है। अब इसमें एक स्त्री जो बहुत विवाद में आई, जिसका नाम नुपुर शर्मा था, उसकी जो विवादित टिप्पणी थी, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। एक टीवी डिबेट चैनल पर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो चौतरफा आलोचना होने लगी। शुरुआत में तो बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की, बाद में मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया और कई इस्लामिक देशों का भारत पे दबाव बना। आखिर में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसी केस में कई आतंकवादी संगठनों ने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में नुपुर शर्मा ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। यह विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी ने अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं की लिस्ट बना डाली जो धर्म के नाम पर बयानबाजी करते हैं। पार्टी की तरफ से 38 नेताओं की लिस्ट तैयार की गई और उन्हें सख्त हिदायत भी दी गई। तो ये भी समझना पड़ेगा हर पार्टी को कि जो अपने प्रवक्ता बनाती हैं, तो वो प्रवक्ता कहीं ऐसी कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसा तो कुछ नहीं बोल दे रहे हैं, या कोई बड़ा नेता खामखा बड़े मुद्दे से ध्यान भटका देता है। अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अपने नेता को की तुलना राम से की, तो इसको लेकर भी बड़ा विवाद मचा है कि आप राहुल गांधी की तुलना राम से कैसे कर सकते हैं। तो कई बार कोई कभी किसी को रावण बोल रहा है, कहीं कुछ किसी को कुछ कह रहा है, तो नेताओं की जुबान फिसल रही है। और जिनको बोलने के लिए नियुक्त किया गया है, जो टीवी चैनल पे जा रहे हैं, यदि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे विवाद होना तय है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद साल 2022 में वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो बहुत चर्चा में रहा, स्थानीय अदालत ने मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे कराने का आदेश दिया, तो हिंदूवादी संगठनों की बाछें खिल गई। बाद में एक पुराने वीडियो के आधार पर कहा गया कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मौजूद है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की, लेकिन केस की सुनवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, लेकिन वहाँ भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए और कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पे हिंदू पक्ष को उम्मीद दिखी तो आगरा के ताजमहल को भी शिव मंदिर बताया जाने लगा, हालांकि कोर्ट ने यह मामला खारिज हो गया। इस समय हम देखते हैं कि पूरे देश में जो गैर जरूरी मुद्दे हैं वो सारे इतिहास की कब्र में से निकाले जा रहे हैं और उस पर बहुत सारी बातचीत हो रही है। कहीं मंदिर की बातचीत हो रही, कहीं मस्जिद की, कहीं धर्म की, कहीं पुरातन जो हमारे इतिहास में जो बहुत सारे वीर रहे उनकी बात हो रही, कहीं टीपू सुल्तान की बात हो रही है, तो कहीं वीर सावरकर की बात हो रही है, कहीं पे शिवाजी की बात हो रही है, तो कोई बाबर की भी बात कर रहा है। और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, जो पिछले साल में हमने, जो बीते हुए साल में हमने देखा। एक बात और देखी कि देश में बेरोजगारी है और लोग रोजगार पाना चाहते हैं। ये रोजगार कहीं पर भी मिले, जहां कहीं भी वैकेंसी निकलती है वहां भारी भीड़ मचती है। अभी अग्निवीर के खिलाफ सड़क पर बहुत सारे युवा उतरे और 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में छोटी अवधि की सेवा की शुरुआत अग्निवीर के तौर पर की। सेना में भर्ती इस योजना के खिलाफ देश भर के युवाओं ने प्रदर्शन किया। 17.5 से लेकर 21 साल तक के युवाओं को इस योजना के तहत 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती की योजना प्रारंभ की गई है। 4 साल के बाद 25% जवानों को आगे सेवा में पूर्णकालिक तौर से सेना में शामिल किए जाने की नीति शुरू की गई है, लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ। विपक्ष ने इस योजना का खुलकर विरोध किया। अब लोग कह रहे हैं कि साहब, जिस उम्र में नौकरी करने की उम्र है उसमें लड़के रिटायर्ड हो जाएंगे, ये एक रिटायरमेंट की स्कीम है और 4 साल बाद जो सेना की ट्रेनिंग लेके एक दक्ष सैनिक बनेगा, अगर वो बेरोजगार रहेगा तो वो क्या करेगा। ये सवाल बहुत बड़ा है, पर इसके दूसरे पक्ष भी हैं कि लोगों में एक अनुशासन आएगा, एक बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे और उनको 4 साल नौकरी मिलेगी और उनको बाद में लोग अलग अलग नौकरियों में लेंगे। बहुत सारे राज्यों ने कहा है कि हम उनको अपने यहाँ नौकरी देंगे। कई राज्यों ने ये कहा है कि हम पुलिस की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता देंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर 2022 में काफ़ी बातचीत हुई। अब बातचीत करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में
जो शिवसेना है, जिसमें बाला साहब ठाकरे ने जिसको अपने खून पसीने से सींचा था और जिसको आगे बढ़ाया था, 20 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें क्रॉस वोटिंग की चर्चा होनी थी, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना के 10 विधायकों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में भाजपा उम्मीदवार को अपना वोट दिया। इसके बाद शिवसेना के भीतर विवाद खड़ा हो गया और एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी से अलग होने का फैसला किया और भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश सरकार का गठन कर लिया। बाद में निकाय चुनाव के बाद शिवसेना पे दावेदारी को लेकर सवाल खड़ा हुआ और चुनाव आयोग ने दोनों ही दलों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। अब सवाल ये है कि चाहे बाल ठाकरे के बेटे हों उद्धव ठाकरे या उनके नाती आदित्य ठाकरे हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, सब बाल ठाकरे की तस्वीर लगा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है। पर इस पूरे खेल में बीजेपी ने शिवसेना को अपने पास एक प्रकार से गिरवी रख लिया और अब भाजपा शिवसेना के कंधे पे बंदूक रखकर महाराष्ट्र की राजनीति कर रही है और अब वो सरकार में भी शामिल है। और भाजपा ने इससे बढ़कर भी ये काम किया कि जो उनके पहले मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार कर लिया। तो राजनीति में कुछ भी संभव है और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की जमीन खिसक गई और उद्धव ठाकरे को पता तक नहीं चला कि उनके विधायक नीचे से गायब हो गए। तो ये बड़ा हलचल का साल रहा। हर घर तिरंगा अभियान पर जो है 2022 में विवाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान मनाने की अपील की। इसके लिए देश भर में लोगों को झंडे भी बांटे गए, लोगों ने बढ़ चढ़ के झंडे खरीदे। 15 अगस्त के मौके पे देशवासियों ने अपने घर पे तिरंगा लगाया। इसका फायदा अर्थव्यवस्था को भी खूब हुआ और लोगों ने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के झंडे खरीद लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ये मुहिम भी विवादों से बच न सकी। विपक्ष ने लगातार इस पर अभियान को लेकर सरकार पे कई तरह के सवाल खड़े किए। मुझे याद आता है कि बचपन में, चूंकि मेरे पिता फ्रीडम फाइटर थे, माँ भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी, तो मेरे घर में झंडा फहराया जाता था। 26 जनवरी और 15 अगस्त मुझे किसी होली दिवाली के त्यौहार से अपने घर में कम नहीं लगती थी, पर तब झंडे फहराने को लेकर उस तरह विवाद नहीं था। धन्यवाद दें हम जिंदल जी को, नवीन जिंदल को, कि जिन्होंने इसकी एक लड़ाई लड़ी और लोगों को झंडा फहराने की स्वतंत्रता मिली। झंडे की अपनी गरिमा होती है, उसका एक आचार संहिता होती है कि इस तरह झंडा फहराया जाना है, कब उतरना है। तो ये लोगों को पहली बार लगा कि ये भी एक अभियान हो सकता है और लोगों ने बढ़ चढ़कर झंडा अभियान में भाग लिया। अब बात करेंगे थोड़ी एक दुखद घटना की कि गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को एक भयानक हादसा हुआ और मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक से टूट गया। इस दौरान ब्रिज पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। हादसा इतना खतरनाक था कि इसमें 140 लोग की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। चुनावी साल में गुजरात में हादसा होने का असर यह रहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के अस्पताल दौरे को पर विवाद शुरू किया। विपक्ष का कहना था कि अस्पताल में प्रधानमंत्री के आने के पहले पेंटिंग की गई। तो ये होता है कि जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, तो वहाँ रंग रोगन, रातों रात पेड़ उगना, सड़क बनना और बहुत सारी चीज़ें होना बड़ी आम बात है। कोई ये नई कार्य संस्कृति नहीं है। हम लोग दिखावे की कार्य संस्कृति में होते हैं और जब भी किसी वीआईपी का कहीं मूवमेंट होता है तो उस सड़क की हालत बदल जाती है, उस रास्ते की हालत बदल। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे इलाके में आए, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए, देखें कि हम किस तरह रह रहे हैं। तो यदि अस्पताल में रंग रोगन हो गया तो हो गया, चलिए इसी बहाने अस्पताल में रंग रोगन तो हुआ। अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी राष्ट्र की, चीन की। तवांग सीमा पे जो विवाद है, भारत और चीन की जो सीमा है उस पर लगातार तनाव की खबरें आ रहे हैं। लद्दाख के विवाद के बाद कमांडर स्तर की बातचीत दर्जनों बार हुई, कई मोर्चे पे समझौते हुए। इसी बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस बार भारत के सैनिकों ने तैयारी बहुत जोरदार की थी, तो चीन के भी कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। भारत के कुछ सैनिकों को चोट लगी, लेकिन भारत ने अपनी पोस्ट मजबूत रखी। तो यहाँ बात यह आ रही कि चीन को लेकर अभी
राहुल गांधी ने बयान दिया, इस पर भी बहुत विवाद हुआ कि हमारे लोग, हमारे सैनिक पिट गए। पिटाई शब्द को लोगों ने अन्यथा लिया। हम देख रहे हैं कि कभी चीनी हिंदी भाई भाई के नारे हम लगाते रहे, हमने चीन से लड़ाई भी की। आज चीन की सर्वाधिक सामग्री हमारे यहाँ बिकती है, चीन की सारी टेक्नोलॉजी, लाइट, खिलौने, जाने क्या क्या बिकते हैं। हमने कहा था कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, पर हमारी आश्रिता इतनी ज़्यादा है चीन की चीज़ों पर कि हम चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाए। हमारी दिवाली के लाइट जो है वो चीन की लाइट से जलती है, हमारे बच्चों के खिलौने चीन से होते हैं। तो हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे। हम चाहकर भी उन रिश्तों को उस तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं। एक फिल्म जो है समाज पर किस तरह का असर डालती है या किस तरह। एक और फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म का गाना रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया। गाने में फिल्म की जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, वो भगवा रंग के कपड़े पहन रखे हैं, जिस पर कुछ लोग, धार्मिक संगठन जो है, उन्होंने आपत्ति जगाई। इसके बाद पूरे देश में जैसे विरोध की बयार चलने लगी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे और नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई। धार्मिक संगठनों का कहना है कि गाने में एक्ट्रेस के पहने हुए कपड़े का रंग धर्म विशेष से जुड़ा है, इस गानों को हटाया जाना चाहिए। अब ये भी एक सवाल है कि इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आई और सोशल मीडिया पे बहुत सारे चित्र भी डाले गए, जिसमें अक्षय कुमार भी हैं, उनके साथ हीरोइन भगवा कपड़ा पहनी है। उसके पहले भी बहुत सारी हीरोइनों के कपड़े डाले गए कि वो भगवा पहनी है। अब अगर हम कपड़ों से अपनी अस्मिता को पहचान दिलाएंगे, अगर कोई कहेगा कि हरा रंग ये इस्लामिक है, ये भगवा रंग ये है, इसके कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद रंग सिखों का है, तो ऐसे में आप चीज़ों को पता नहीं किस तरह कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। हमारे यहाँ सिनेमा में इस तरह की बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि अगर 2022 में कबीर होते तो उनका तो जीना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही है। वो तो कहते हैं कि जो पंडित पंडितानी का जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, और तू जो तुर्कन तुर्क का जाया तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया। तो कबीर ने तो सारे लोगों को लताड़ा है। उन्होंने जिस तरह की बात की थी कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तब वो दूसरी तरफ कहते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी बली पीस खाए संसार। तो हम जिसने उदार हमारे पूरा इतिहास रहा है, जिसमें बहुत सारे संत महात्माओं ने बहुत सारी बात की। गुरु घासीदास ने कहा कि मनखा मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होते। हम गुरु नानक की बात करें, कबीर की बात करें, हम लगातार संत परंपरा की बात करें, तो हमारे यहाँ कहने की आज़ादी थी। ना रंगों को लेके हम लड़ रहे थे और अपनी बात कह रहे थे, तर्क हो रहे थे। पर अब धीरे धीरे 2022 ने बताया कि लोगों के सोचने के दायरे बहुत सीमित हो गए हैं। उन्होंने अपनों को बहुत सारी चीज़ों में बांट लिया है और इसमें सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया है। और धीरे धीरे किसी एक मुद्दे को कैसे हाइप दी जाती है और कैसे उसको भड़काया जाता है। तो अब लोगों के पास मुद्दे नहीं है, तो सिनेमा को लेकर विवाद करना, कभी रंगों को लेकर विवाद करना, कभी किसी के खाने पीने को लेकर विवाद करना, कभी किसी के पहनने ओढ़ने को लेकर विवाद करना, तो बहुत सारे विवाद। कभी कुछ नहीं मिलता तो पाठ्यक्रम में से चीज़ें निकाल ली जाती हैं पुरानी की ये पढ़ाया जा रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि पढ़ाई कैसी हो रही है, कोई ये नहीं देख रहा है, गांधी की तरह कोई ये नहीं देख रहा है कि बहुत सारे लोग बस कपड़े नहीं हैं वो क्या पहन रहे हैं। बहस कुछ चंद लोग जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे गैर जरूरी मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। तो 2022 में बहुत सारी और भी बातें हुई, पर आज मुझे लगा कि मैं थोड़ी जो कुछ नकारात्मकता हुई उसकी बात करूं। मुझे लगता है कि ये एक तरह का जर्नलिज्म है, पर हमें बहुत सारी सकारात्मक बात करनी है। और मुझे लगता है कि हम बहुत चीज़ों को, अगर एक फूल खिल रहा है तो भविष्य की संभावना है। यदि एक लड़की पढ़ने जा रही है, ये भी भविष्य की संभावना है। यदि कोई गरीब मेहनत का अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, उसे 2 जून की रोटी मिल रही तो भी भविष्य की संभावना है। तो भविष्य की संभावनाएं बहुत सारी हैं। हमारे देखने का नज़रिया क्या है, हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्या हम सकारात्मक चीज़ों को देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 का मीडिया, सोशल मीडिया, समाज में जो कुछ सकारात्मक हो रहा है उसको भी उसी तरह देखेगा
जैसे वो नकारात्मक खबरों को देखता रहा है। नमस्कार।